आज हम सेकेंड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी के बारे में बात करेंगे। सेकेंड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी क्या होता है? सेकेंड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी मतलब आपके जो 4th, 5th और 6th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी होती है उसको हम सेकेंड ट्राइमेस्टर बोलते हैं। अगर हम वीक्स में बात करें तो 14 से लेके 27 वीक्स तक की जो प्रेगनेंसी होती है उसको हम सेकेंड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी बोलते हैं। ये जो टाइम पीरियड होता है वो बहुत ही गोल्डन पीरियड होता है प्रेगनेंसी का। इस पीरियड में बहुत ही जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी यानी पहले 3 महीने की जो भी प्रॉब्लम्स आपने फेस की होती हैं, इस ड्यूरेशन में आके वो सारी रिलैक्स हो जाती है और आपको बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट से रिलीफ मिल जाता है। जो फर्स्ट 3 मंथ्स का नॉजिया होता है, वॉमिटिंग, डिस्कम्फर्ट, हमेशा यूरिन का प्रेशर लगते रहना, थकान, खाने का मन ना करना और एपेटाइट कम हो जाना, वो चीज़ ये सेकेंड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी में बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। ऑटोमेटिकली आपकी डाइट जो है वो इम्प्रूव हो जाती है, वॉमिटिंग काफ़ी कम हो जाती है और आपको खाने का मन करता है और आपको एक फील गुड फीलिंग आती है, बहुत अच्छा फील होना शुरू होता है और इसी टाइम पे आप अपनी प्रेगनेंसी को एंजॉय करना शुरू करते हैं और आपको लगता है कि हाँ, अब मेरे को कुछ अच्छा फील हो रहा है। फर्स्ट 3 मंथ्स में बहुत ज़्यादा, क्योंकि आप ढंग से खा नहीं पाते हैं और वॉमिटिंग्स की वजह से आपका वेट लूज़ होता है। लेकिन सेकेंड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी में यानी 4th मंथ ऑनवर्ड्स आपका, क्योंकि डाइट इम्प्रूव हो जाती है तो आपका वेट गेन स्टार्ट हो जाता है और धीरे धीरे करके प्रेगनेंसी में वेट पुट ऑन होना स्टार्ट हो जाता है। हमेशा जो भी प्रेगनेंसी में एक एवरेज वेट गेन 10 to 11 केजीज़ होता है, जिसमें से ऑलमोस्ट हाफ यानी कि 5 केजीज़, 4 to 5 केजीज़ आप सेकेंड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी में गेन करते हैं। बेबी का वेट गेन जो होता है 4th मंथ में अराउंड बेबी 90-100 ग्राम के करीब होता है और इंक्रीज़ होते होते सेकेंड ट्राइमेस्टर के एंड तक यानी 7th मंथ से पहले बेबी का वेट अप्रॉक्सीमेटली 1 kg, 1 किलो के करीब हो जाता है। इसके अलावा आपको क्या क्या चेंजेस अपनी बॉडी में फील होते हैं सेकेंड ट्राइमेस्टर में? ब्रेस्ट में चेंजेस स्टार्ट हो जाते हैं, ब्रेस्ट साइज़ में इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाती है। निपल्स के आसपास एरियोला जो है होता है वो भी साइज़ में इंक्रीज़ होना शुरू हो जाता है और इसके आसपास स्किन में पिगमेंटेशन भी स्टार्ट हो जाती है यानी डार्कनिंग होनी स्टार्ट हो जाती है। इस टाइम पे आपको अपनी ब्रा का साइज़ चेंज करना चाहिए, जैसे साइज़ इंक्रीज़ हो जाता है और वेल सपोर्टेड, वेल फिटेड ब्रा यूज़ करनी चाहिए। इसके अलावा बेली बम्प अपीयर होना शुरू हो जाता है। बहुत पेशेंट्स फर्स्ट 3 मंथ्स में ही सोचते हैं कि अरे मेरे को तो कुछ लग ही नहीं रहा है, कुछ फील ही नहीं हो रहा है कि प्रेगनेंसी हो रही है। ये बेली बम्प की एक्सपेक्टेशन जो है वो 5th मंथ ऑनवर्ड्स थोड़ा बहुत बेली बम्प इंक्रीज़ दिखना शुरू हो जाता है और धीरे धीरे प्रोग्रेसिवली इंक्रीज़ हो जाता है। इसके अलावा बेबी की मूवमेंट्स जो होती हैं वो स्टार्ट होने लग जाती हैं, इसको क्विकनिंग भी बोलते हैं, जिसमें आपको बेबी की मूवमेंट्स अपने पेट के अंदर फील होनी स्टार्ट होती हैं। ये जनरली 5th मंथ में यानी 20 वीक्स के अराउंड स्टार्ट होती हैं। जो फर्स्ट प्रेगनेंसी होती है उसमें बेबी की मूवमेंट्स थोड़ा लेट फील होना शुरू होती है, क्योंकि न्यू मदर होती है, उसको आइडिया नहीं होता कि बेबी मूवमेंट्स किस तरह से होती हैं। लेकिन बेबी मूवमेंट्स जो होती हैं वो जनरली एक बटरफ्लाई की फड़फड़ाने की तरह, तितली के फड़फड़ाने की तरह मूवमेंट्स जो होती है हल्की फुल्की नेवल से नीचे आपको फील होनी स्टार्ट होनी चाहिए अराउंड 5th मंथ या 5 मंथ्स कंप्लीट होने के बाद। जो सेकेंड टाइम मदर्स बन रहे हैं, थर्ड टाइम मदर्स बन रहे हैं, उनको ये मूवमेंट्स थोड़ा जल्दी फील होना स्टार्ट हो जाती है बिकॉज वो एक्सपीरियंस्ड होते हैं। इसके अलावा स्किन में चेंजेस आने स्टार्ट हो जाते हैं। कई बार फेस पे भी स्किन की पिगमेंटेशन हो जाती है, जिसको क्लोएज्मा ऑफ प्रेगनेंसी, मास्क ऑफ प्रेगनेंसी भी बोलते हैं। ये बिल्कुल कंप्लीटली नॉर्मल है और प्रेगनेंसी के हॉर्मोन्स की वजह से होता है। और इसके अलावा आपको पेट पे एक ऊपर से लेके नीचे तक स्ट्रेट डार्क लाइन नज़र आती है, जो कई बार लोग सोचते हैं कि ये क्या है। ये भी बिल्कुल नॉर्मल है, ये प्रेगनेंसी का एक नॉर्मल फीचर है। इस लाइन को लीनिया नाइग्रा भी कहा जाता है। इसके अलावा आपकी पेट पे स्ट्रेच मार्क्स आने स्टार्ट हो जाते हैं। लोग काफ़ी हद तक इन स्ट्रेच मार्क्स से कंसर्न रहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि स्ट्रेच मार्क्स आपको कम से कम पड़े प्रेगनेंसी में, तो इसी टाइम पे यानी 4th मंथ से ही, 3rd 4th मंथ से ही आप जो भी प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हैं, लाइक बायो ऑयल लगा सकते हैं, एक सिंपल नारियल तेल भी आप लगा सकते हैं स्टमक पे, जिससे कि आपको ज़्यादा स्ट्रेच मार्क्स ना पड़े। बट स्ट्रेच मार्क्स पड़ना भी एक कम्प्लीटली नॉर्मल फिनोमिना है। ये स्ट्रेच मार्क्स क्यों पड़ते हैं? क्योंकि आपका टमी का साइज़
इंक्रीज होना स्टार्ट हो गया है। आपकी स्किन की जितनी इलास्टिसिटी होती है, जितना वो अलाउ करती है स्किन, उतना तो वो स्ट्रेच हो जाती है, बट उसके बियॉन्ड वो स्किन ब्रेक होनी स्टार्ट हो जाती है। और उस ब्रेकेज की वजह से, सबक्यूटेनियस टिश्यू में जो ब्रेकेज होता है उसकी वजह से स्ट्रेच मार्क्स अपीयर होते हैं। तो नारियल तेल या कोई भी ऑयल, बायो ऑयल या स्ट्रेच मार्क्स की कोई भी क्रीम आपकी स्किन की इलास्टिसिटी को इंप्रूव करती है, जिससे स्ट्रेच मार्क्स कम से कम पड़ते हैं। लेकिन स्ट्रेच मार्क्स भी अपने आप में एक बहुत प्रेगनेंसी की निशानी है। ये एक प्रूफ है कि हाँ आप प्रेग्नेंट हुए थे, और ये एक तरह से आप इसको एक पॉजिटिव सेंस में लेके चलिए। स्ट्रेच मार्क्स जो है वो बिल्कुल भी मतलब हार्मफुल किसी तरह से नहीं है, और ना ही इसके बारे में सोच के ज़्यादा टेंशन या स्ट्रेस लेने की ज़रूरत होती है। इसके अलावा स्ट्रेच मार्क्स कई बार ब्रेस्ट पे या फिर थाई पे भी अपीयर होते हैं। वो भी पर्सन टू पर्सन और प्रेगनेंसी टू प्रेगनेंसी चेंज होता है और डिपेंड करता है। इसके अलावा थोड़ी बहुत प्रेगनेंसी के हार्मोन्स की वजह से नेज़ल स्टफीनेस रहती है, यानी नाक आपकी भरी भरी सी रहती है, जिसके लिए आप स्टीम वगैरह जो है वो ले सकते हैं, और कोई भी नेज़ल ड्रॉप्स भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपकी ज़्यादा नेज़ल स्टफीनेस आपको फील होती है। इसके अलावा प्रेगनेंसी में कई बार गम ब्लीडिंग भी बहुत कॉमन होती है। ये भी प्रेगनेंसी के हार्मोन्स की वजह से होती है। अगर ये प्रॉब्लम आपको ज़्यादा कंसर्न कर रही है तो आप डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। कुछ जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं सेकेंड ट्राइमेस्टर में, कुछ सिम्टम्स जो कि आपको काफ़ी परेशान कर सकते हैं, वो होते हैं लेग क्रैम्प्स, यानी कि जो बाटा पैर में जिसको बोलते हैं लोकल लैंग्वेज में, वो एक पैर में कई बार लेग क्रैम्प्स बहुत परेशान करते हैं। ये क्रैम्प्स जो हैं ये जनरली आपको इवनिंग या नाइट टाइम में जो है काफ़ी सीवियर पेन कॉज कर सकते हैं। इसके लिए, इससे बचने के लिए क्या कर सकते हैं, आप एक एक्टिव लाइफस्टाइल रहिए। आपको जितना ज़्यादा आप रेस्ट करेंगे, ये क्रैम्प्स आपको उतना ही ज़्यादा परेशान करेंगे। इसके अलावा आपको नाइट में जो है पैरों की मसाज करके, गर्म पानी से सिकाई करके, ऑयल लगा के पैरों की सिकाई करके, या फिर एक गर्म पानी से एक शावर लेके और फिर आप सोएंगे तो आपको बेटर लगेगा। पूरे दिन आपको एक्टिव रहना चाहिए, वॉक करते रहना चाहिए, थोड़ी बहुत स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस करनी चाहिए, आपके बॉडी का पोस्चर ठीक होना चाहिए, आपको वेल फिटेड अच्छे सपोर्टिंग शूज़ पहनने चाहिए। हील्स वगैरह प्रेगनेंसी में आपको हमेशा परेशानी देंगे, इसलिए वेल सपोर्टेड अच्छे फिटिंग शूज़ आपको हमेशा यूज़ करने चाहिए। और वॉक का एक डेली रूटीन बनाना चाहिए ताकि पैरों में ब्लड सर्कुलेशन मेंटेन रहे। पाइल्स की प्रॉब्लम भी कई बार प्रेगनेंसी में बहुत परेशान करती है। इससे बचने के लिए आपको ये ध्यान रखना होगा कि आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होना चाहिए, फ्लूइड इंटेक अच्छा रखना चाहिए, पानी अच्छे से पीना चाहिए, और आप लोकल जो पाइल्स की क्रीम्स या ऑइंटमेंट्स होती हैं उनको भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप पाइल्स की प्रॉब्लम से आपको ज़्यादा प्रॉब्लम है तो आप हॉट सिट्स बाथ भी यूज़ कर सकते हैं, जिसमें एक टब में गर्म पानी लेके आप उसके अंदर बैठ सकते हैं और जो है सिकाई कर सकते हैं, जिससे आपको बहुत पाइल्स में बहुत रिलीफ मिलेगा। ज़्यादा प्रॉब्लम होने पे आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। लोअर बैकएक भी एक बहुत कॉमन इशू है। ये भी हर पेशेंट को ऑलमोस्ट ये प्रॉब्लम, बैकएक की प्रॉब्लम रहती ही है प्रेगनेंसी में, जो कि सेकेंड ट्राइमेस्टर में इंक्रीज़ होना शुरू हो जाती है। इसके लिए भी आपको एक्टिव लाइफस्टाइल मेंटेन करना है, वेल फिटेड शूज़ पहनने हैं, एक वॉक करते रहनी चाहिए, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस और बैक स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस जो है आपको करनी चाहिए। बॉडी का पोस्चर स्ट्रेट होना चाहिए, बैक बिल्कुल स्ट्रेट करके बैठना चाहिए। जितना आप झुक के बैठेंगे आपके बैक पे ज़्यादा स्ट्रेन पड़ता है, लेकिन थोड़ा बहुत बैक पे नॉर्मल है, क्योंकि टमी आगे की तरफ आना शुरू होती है, वो स्पाइन पे जोर डालती है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो सकती है। ऐसे में आप गर्म बोतल लेके, पानी की जो गर्म बोतल होती है उससे पीठ की सिकाई कर सकते हैं, और लोकल जो ओवर द काउंटर वॉलिनी ट्यूब्स वगैरह जो होती हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। वेजाइनल डिस्चार्ज भी एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। सारे पेशेंट्स बोलते हैं हमें नीचे से पानी आता रहता है। अब एक ये चीज़ आपको डिफ्रेंशिएट करना ज़रूरी है कि कैसा पानी नॉर्मल होता है और कौन सा नॉर्मल नहीं होता। तो नॉर्मली आपको जैसे अगर सफ़ेद थोड़ा सा चिपचिपा सा पानी डिस्चार्ज आ रहा है तो वो नॉर्मल होता है, ये भी प्रेगनेंसी के हार्मोन्स की वजह से होता है। लेकिन अगर वो डिस्चार्ज आपको बहुत ज़्यादा इचिंग कॉज कर रहा है, आपको बहुत खुजली हो रही है उसकी वजह से, या उसमें बहुत गंदी स्मेल आ रही है, तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए ताकि वो उसके लिए आपको ट्रीटमेंट दे। या फिर अगर आपको मतलब जैसे यूरिन की तरह पानी आ रहा है और बहुत सारा पानी एकदम से निकल गया, जिसको लीकिंग हो सकती है, लीकिंग पीवी हो सकती है, उसके लिए भी आपको डॉक्टर से इमीडिएटली कंसल्ट करना चाहिए। जो वेजाइनल इन्फेक्शंस हैं ये भी ट्रीट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसकी वजह से भी टाइम से पहले प्री टर्म डिलीवरी होने का रिस्क रहता है।
पेन इन लेग्स भी एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, पैरों में दर्द। इसके लिए भी वही सेम जो हमने लोअर बैक और लेग क्रैम्प्स के लिए बताया कि एक्टिव लाइफस्टाइल रखिए, वॉक कीजिए, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस कीजिए और साथ में अपने पैरों की आप सिकाई मतलब पानी में डुबो के उसको पैरों को मसाज और सिकाई कर सकते हैं। यूरिन इन्फेक्शन भी एक कॉमन प्रॉब्लम है। अगर आप पानी का इंटेक अच्छा रखेंगे, दिन में 10 से 12 ग्लास पानी पिएंगे और जो है अपना एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करेंगे तो यूरिन इन्फेक्शन से आप बच सकते हैं। लेकिन कभी भी आपको लगे कि आपको बार बार यूरिन आ रहा है, यूरिन करने में कोई जलन है या दर्द है या खुल के आप यूरिन नहीं कर पा रहे हैं, तो ये यूरिन इन्फेक्शन के सिम्टम्स हो सकते हैं और आपको इमीडिएटली डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। यूरिन इन्फेक्शन भी प्री टर्म डिलीवरी का एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण है। अगर यूरिन इन्फेक्शन को ठीक ना किया जाए तो वो प्री टर्म डिलीवरी में रिजल्ट कर सकता है और टाइम से पहले आपकी डिलीवरी हो सकती है। इसके अलावा आप डॉक्टर के पास रेगुलर मेडिकल चेकअप्स के लिए आपको जाना चाहिए। मेडिकल चेकअप्स के लिए डॉक्टर जनरली आपको 1 मंथ में या 20 डेज़ में एक बार बुलाते हैं, डिपेंडिंग ऑन योर कंडीशन। अगर आपकी हाई रिस्क प्रेगनेंसी है तो हो सकता है आपको इससे भी जल्दी डॉक्टर कॉल करें। उसमें हर विजिट में आपका ब्लड प्रेशर और वेट चेक होगा ताकि आपके वेट गेन के बारे में आइडिया लगे। इसके अलावा डॉक्टर आपको एग्जामिन करके आपकी फंडल हाइट यानी आपकी यूट्रस की कितनी ग्रोथ हो रही है, जिससे हमें ये आइडिया लगता है कि आपकी बेबी की ग्रोथ कितनी है, ये पता लगता है। ये भी डॉक्टर हर विजिट में आपका चेक करेंगे। इसके अलावा बेबी की हार्ट बीट डॉक्टर हमेशा चेक करते हैं, जिससे ये पता लगता है कि बेबी बिल्कुल ठीक है या नहीं। इसके अलावा 16 to 18 वीक्स पे डॉक्टर आपको टेटनस टॉक्साइड की वैक्सीन देते हैं, जो कि अब टेटनस प्लस डिप्थीरिया की वैक्सीन हो गई है। टेटनस प्लस डिप्थीरिया की 2 डोजेस आपको लगती हैं। फर्स्ट डोज आपको जनरली 16 to 18 वीक्स पे लगती है और उसके 1 महीने के बाद आपको उसका सेकेंड डोज लगती है। तो ये वैक्सीन भी लगवानी बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरली आंगनवाड़ी वगैरह में भी ये दोनों डोजेस जो हैं वो कंपलसरी हैं और हर पेशेंट को वो लोग देते हैं। लेवल 2 अल्ट्रासाउंड 18 to 20 वीक्स पे ज़रूर होना चाहिए। ये मैंने अपने अल्ट्रासाउंड वाले वीडियो में भी बताया था। ये अल्ट्रासाउंड से आपको बेबी के डिफेक्ट्स के बारे में पता लगता है, सर्वाइकल लेंथ के बारे में पता लगता है, आपका बेबी बिल्कुल हेल्दी है, ग्रोथ कैसी है, बच्चे के आसपास पानी कैसा है, अवलनाल प्लेसेंटा की पोजीशन क्या है, ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें लेवल 2 अल्ट्रासाउंड से पता लगती है। और बेबी में कोई अनोमली तो नहीं है, ये भी हमें लेवल 2 अल्ट्रासाउंड से पता लगता है। इसके अलावा डायबिटीज़ की स्क्रीनिंग भी सेकेंड ट्राइमेस्टर में होती है। ये जनरली 24 to 26 वीक्स के अराउंड करते हैं और इसमें एक ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट किया जाता है, जिसमें ये पता लगता है कि आपकी बॉडी में ग्लूकोज को पचाने की कितनी शक्ति है। जनरली प्रेगनेंसी एक डायबिटोजेनिक स्टेट होती है जिसमें ग्लूकोज इंक्रीज होता है। तो अगर इसमें डायबिटीज़ में आप अगर डायबिटीज़ स्क्रीनिंग में आपकी रिपोर्ट एबनॉर्मल आती है तो उसका भी ट्रीटमेंट डॉक्टर आपको स्टार्ट करते हैं। ये टेस्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है। कुछ कंडीशंस में ये डायबिटीज़ स्क्रीनिंग जल्दी भी किया जाता है। इसके अलावा क्वाड्रुपल मार्कर का टेस्ट, जो कि डाउन सिंड्रोम के स्क्रीनिंग का टेस्ट होता है, ये भी 16 to 18 वीक्स पे किया जाता है। अगर आपने फर्स्ट ट्राइमेस्टर में NT-NB स्कैन और डबल मार्कर नहीं करवाया है और आपकी डाउन सिंड्रोम की स्क्रीनिंग नहीं हुई है तो सेकेंड ट्राइमेस्टर में क्वाड्रुपल मार्कर से भी हमें रिस्क असेसमेंट कर सकते हैं कि आपके बेबी को डाउन सिंड्रोम होने का चांस तो नहीं है। इसके अलावा डॉक्टर आपको आयरन और कैल्शियम सप्लीमेंट्स, विटामिन डी सप्लीमेंट्स, मल्टीविटामिन सप्लीमेंट्स सेकेंड ट्राइमेस्टर में प्रिस्क्राइब करते हैं और जो आपको ज़रूर लेने चाहिए। अदरवाइज़ आपकी जो बोन्स हैं वो इस टाइम पे वीक होनी स्टार्ट हो जाएंगी, जो आगे आपको बहुत प्रॉब्लम देंगी। साथ में आपका HB भी फॉल नहीं होगा अगर आप रेगुलर वे में आयरन की टैबलेट्स लेते हैं तो सेकेंड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी इज़ द फन पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी। इसको आपको एंजॉय करना चाहिए और जो जो मैंने बातें बताई उनका आपको ध्यान रखना चाहिए। थैंक यू।